स्वागत है आप सभी का चुनावी दंगल में। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या उपाध्याय दे धनबाद रेजिस्टेंस से मौजूद हूँ अभी मिस्टर मयूर शेखर झा के कार्यालय में, जो कि एक युवा नेता भी हैं और बेहतर झारखंड के संस्थापक भी हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव अब नजदीक है, तो आइए हम मयूर सर से रूबरू होते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार ऐश्वर्या जी। सर तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि राजनीति में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, एक कहावत है, अंग्रेजी में कहा जाता है कि व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स योर फ्यूचर देन एवरीवन शुड डिसाइड व्हाट देयर पॉलिटिक्स इज। हिंदू जो भी आपके व्यक्तिगत जीवन में होता है, कहीं ना कहीं उसकी आधारशिला देश की राजनीति होती है। चाहे वो नीति हो, चाहे वो कार्य नीति हो, चाहे वो प्रशासन हो, सब कुछ जो है वो राजनीति से ही दर्शित और केंद्रित होती है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में राजनीति की एक बहुत अहम भूमिका होती है। इसके लिए आवश्यक है कि जो लोग सूझबूझ के साथ राजनीति में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन लोगों को राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि ये घर बैठ के कह देना कि राजनीति का जो दिशा और दशा है वो ठीक नहीं है, वो काफी नहीं है। जी। क्योंकि अगर दशा दिशा ठीक नहीं हुआ तो आपका दशा दिशा ठीक नहीं होगा। अगर राजनीति स्वच्छ नहीं हुई तो आपके जीवन पे इसका असर पड़ेगा। तो राजनीति का स्वच्छ होना, राजनीति का अच्छा होना, राजनीति का बेहतर होना किसी भी बेहतर समाज के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए मेरे आपके जैसे लोगों को बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए और इसका क्रिटिक नहीं होना चाहिए, इसका पार्टिसिपेंट बनना चाहिए। जी सर, और जैसा हम सब जानते हैं कि लगातार 10 सालों से भाजपा जो है, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर विजयी रहे हैं। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन कौन सा अभी मुद्दा है जिस पर अभी काम होना बाकी है? देखिए, मैं 10 साल की बात नहीं करूंगा। मैं जब धनबाद की बात करूंगा तो मैं 24 साल की बात करूंगा। आज से 24 साल पहले एक सपने ने स्वरूप लिया था। उस सपने का नाम था झारखंड। जी। और झारखंड नाम का जो वो सपना था, उस सपना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था धनबाद। वास्तव में आप देखिए तो धनबाद को अगर आप पूर्ण राजनीतिक राजधानी नहीं बना सकते थे, तो कहीं ना कहीं झारखंड की व्यावसायिक राजधानी तो धनबाद था ही। इस चीज से तो कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन आप देखिए तो धनबाद को पिछले 24 साल में क्या मिला। धनबाद का जो हक था, वो हक भी धनबाद को नहीं मिला। जी। और जिस तरह की एक पॉलिटिकल इनसेंसिटिविटी धनबाद ने झेला है, जिस तरह से राजनीति में अदरिज्म धनबाद ने झेला है, वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है। कि आप देखिए, धनबाद में एम्स बनना चाहिए था, धनबाद में एम्स नहीं बना। धनबाद में एयरपोर्ट बनना चाहिए था, धनबाद में एयरपोर्ट नहीं बना। जो अनडिवाइडेड बिहार हुआ करता था, तो अनडिवाइडेड बिहार में रेलवे का महत्वपूर्ण केंद्र धनबाद था। आज हम देखते हैं, मतलब एक भी वंदे भारत ट्रेन जो है धनबाद से शुरू नहीं किया गया है। तो जिस तरह से एक सौतेला रवैया राजनीतिक वर्ग ने धनबाद के प्रति अपनाया है पिछले 24 साल में, ये हर कोई देख रहा है। और इसका कारण कहीं ना कहीं यह है कि एक पार्टी विशेष ये मानकर बैठी है कि धनबाद के वोटर जो है वो मेरी जागीर है, मुझे वोट देंगे देंगे धनबाद के वोटर। तो वो इस नाते कुछ नहीं करते हैं वोटर के। और कहीं ना कहीं ये भी कहना कि भाई दूसरी पार्टियां भी जिस तरह के मुद्दों को, धनबाद के मुद्दों को आगे लेकर बढ़ना चाहिए था, उन मुद्दों पर उतने वोकल नहीं रह पाए हैं। आज आप एम्स और एयरपोर्ट की तो बात छोड़ दीजिए, आज बेसिक स्वास्थ्य व्यवस्था धनबाद में नहीं है। आज आपको हल्की हारी बीमारी में भी जो है दुर्गापुर और बोकारो जाना पड़ता है। आज आपको 12वीं तक की अच्छी शिक्षा है धनबाद में, 12वीं के बाद बच्चों को रिटेन करने की व्यवस्था धनबाद में नहीं है, इसलिए पलायन आज सबसे ज्यादा धनबाद से हो रहा है। 12वीं के बाद अगर बच्चा कहीं से बीटेक करके आ जाए तो उसको नौकरी देने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आप बीटेक के लड़कों को छोड़ दीजिए, जो आईटीआई इतने धूमधाम से जो एक अप्रेंटिस प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया था, अप्रेंटिस प्रोग्राम लड़कों ने किया है। डबल स्किल लड़के जो है स्किलिंग करके बैठे हुए हैं। और धनबाद से हर दिन करोड़ों अरबों खरबों रुपए का कोयला निकल रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ के लड़कों को देने के लिए हमारे पास 300-400 रुपए की दिहाड़ी का नौकरी नहीं है। यह स्थिति धनबाद की कर दी गई है पिछले 24 साल में। तो इस स्थिति के खिलाफ हम मैदान में हैं, इस स्थिति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और इस स्थिति के खिलाफ लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। सर, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की युवा पीढ़ी का, वो मुद्दा है पलायन। ठीक है, तो जैसा सर हम देखते हैं कि यहाँ पर रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं और यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो सर, अगर आपको मौका मिलता है तो ये आप रोजगार के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, पलायन की जो समस्या है वो केवल रोजगार से रिलेटेड नहीं है। पलायन का समस्या, पलायन धनबाद में शुरू हो जाता है 12वीं के बाद। 12वीं के बाद धनबाद में वो व्यवस्था हमने नहीं क्रिएट किया है कि 12वीं के बाद हम यहाँ के जो एक टैलेंटेड छात्रों का पूल है, उस पूल को हम कैसे धनबाद में रिटेन कर सकें, वो व्यवस्था हमने बनाने की कोशिश नहीं की है। अगर आप डेटा पे जाइएगा तो आपको मैं बता दूं कि हर साल करीब करीब धनबाद से
540 पिछले 24 साल का अगर एवरेज लीजिएगा तो 540 बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं हर साल। अगर मैं 24 साल का अगर मैं एवरेज लेकर बात करता हूँ तो इस 540 बच्चों का एवरेज अगर आप देखिएगा तो इसमें आईआईटी और रुड़की जैसे संस्थानों में कितने बच्चे इंजीनियरिंग करने गए हैं? मुश्किल से 6 या 7 बच्चे हर साल जो शीर्ष के शैक्षणिक संस्थान है वहां पर इंजीनियरिंग करने के लिए गए हैं। तो 540 का अगर मैं एक औसत मानूं तो 530 बच्चे ऐसे होते होंगे जो बेंगलोर या महाराष्ट्र के जिस तरह के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उस तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना क्या मुश्किल काम है यहाँ पर? बिल्कुल। भाई आप लाखों रुपया खर्च करके महाराष्ट्र में जाके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर्नाटक में जाके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उस तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उस तरह से बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे वीआईटी सिंदरी था जिसको लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है, पर उस तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए अगर थोड़ा सा भी यहाँ का जनप्रतिनिधि थोड़ा सा भी सजग रहे, थोड़ा सा भी सचेत रहे तो उस तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर बनाया जा सकता है। उसके बाद आइए कॉलेज बन गया, आगे क्या? आगे आपको कहीं ना कहीं रोजगार की, कहीं ना कहीं व्यवसाय की, कहीं ना कहीं व्यापार की, कहीं ना कहीं उद्योग की एक वैकल्पिक व्यवस्था धनबाद में लानी होगी। धनबाद की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कोयला पर केंद्रित है और सच्चाई ये है कि उस कोयले से जो भी समृद्धि होती है या उस कोयले का जो भी पैसा आता है उस पैसे का धनबाद को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। आज अब देखिए जो 80% आउटसोर्सिंग का काम हो रहा है वो बाहर की कंपनी आकर यहाँ पर कर रही है। अब जो कंपनी यहाँ पर आके वो काम कर रही है वो कंपनी भी अपना जो टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप है वो बाहर से लेके आ रही है। तो जहां 300-400 रुपया का दिहाड़ी देना है वहां तो आपको धनबाद के लड़के दिख जाते हैं, लेकिन जहां आपको 1.5-2 लाख रुपया का सैलरी देना है जो मैनेजमेंट ग्रेड होता है, जो टेक्निकल ग्रेड होता है, वहां परसेंट आउटसोर्सिंग का काम हो रहा है वो बाहर की कंपनी आकर यहाँ पर कर रही है। अब जो कंपनी यहाँ पर आके वो काम कर रही है वो कंपनी भी अपना जो टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप है वो बाहर से लेके आ रही है। तो जहां 300-400 रुपया का दिहाड़ी देना है वहां तो आपको धनबाद के लड़के दिख जाते हैं, लेकिन जहां आपको 1.5-2 लाख रुपया का सैलरी देना है जो मैनेजमेंट ग्रेड होता है, जो टेक्निकल ग्रेड होता है, वहां आप अपने प्रदेश से लड़के लेकर आ जाते हैं। तो एक तो मेरे लड़कों को यहाँ पर 1.5-2 लाख की नौकरी भी आप नहीं दे रहे हैं, 300-400 रुपए की दिहाड़ी पे उनसे काम करा रहे हैं। फिर जो आउटसोर्सिंग चलाने के लिए लोग आते हैं वो ना यहाँ से सोना खरीदते हैं, ना यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, ना यहाँ के जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा धनबाद में लगता ही नहीं है। मतलब करोड़ों अरबों रुपए का कोयला धनबाद निकालकर भारत को दे रहा है, उस कोयले से अर्जित पैसा धनबाद की अर्थव्यवस्था में लग ही नहीं रहा है। तो दो चीजें हैं, एक तो उस अर्थव्यवस्था से जो पैसे का सृजन हो रहा है वो पैसा धनबाद की अर्थव्यवस्था में वापस लाने का एक प्रावधान होना चाहिए। उसका तरीका यह है कि आपको उद्योगों का सृजन यहां पर करना होगा और एज अ पॉलिसी 50% नहीं होता है तो कम से कम 25% एक पॉलिसी सरकारों को बनाना होगा कि कम से कम 25% कोयला जो धनबाद के खदानों से निकलता है उस 25% के कोयले के कंजम्पशन का व्यवस्था लोकल इकोनॉमी में करना होगा। 25% कोयला अगर लोकल इकोनॉमी में कंज्यूम होना शुरू हो जाए तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव उसका देखने को मिलेगा। उससे जुड़े हुए उद्योग यहाँ पर आएंगे, चाहे फर्टिलाइजर के उद्योग आए वो आएंगे, यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियां लगेंगी, यहाँ पर पावर प्लांट्स लगेंगे। पावर प्लांट का मतलब ये थोड़ी होता है कि अडानी जो है 2500 मेगावाट का पावर प्लांट चला रहा है वही पावर प्लांट होता है। 250 मेगावाट का भी पावर प्लांट होता है, 100 मेगावाट का भी पावर प्लांट होता है। यहाँ पे पावर प्लांट्स लग सकते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी स्टील की फैक्ट्रियां लग सकती हैं, रोलिंग स्टील का काम हो सकता है यहाँ पे। तो जिस दिन आपने प्रावधान बना दिया कि 25% कोयला जो है वो लोकल इकोनॉमी को कंज्यूम करना होगा तो यहाँ के इकोनॉमी के ऊपर, यहाँ की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत ही व्यापक उसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर वापस उद्योगीकरण का सृजन जो है यहाँ पर शुरू होगा। दूसरा, यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता है। आज कोयला छोड़ के हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब एक मैं कुछ दिनों पहले धनबाद के कुछ युवा एंटरप्रेन्योर्स ने मुझे आमंत्रित किया था धनबाद 40 अंडर 40 कॉन्क्लेव में और वहां पर भी एंटरप्रेन्योर से मेरी बात हुई थी और काफी लोग इस चीज को लेकर काफी उत्साहित हैं लोग कि ये किया जा सकता है। कि एक देश की बहुत बड़ी आईटी कंपनी के फाउंडर से मेरी एक बार बात हो रही थी तो उसने एक डेटा मुझे दिया था कि उनका जो मिड मैनेजमेंट लेवल होता है उनके मिड मैनेजमेंट लेवल का 40% से ज्यादा का जो टैलेंट पूल है वो बिहार झारखंड से आके काम कर रहा है वहां पर। तो एक मैंने उनको एक फॉर्मूला वहां पर दिया था मैंने कि आप समझिए कि कोई अगर 2.5 लाख रुपए में झारखंड का व्यक्ति या बिहार का भी व्यक्ति 2.5 लाख रुपए में आपके यहाँ काम कर रहा है, उसको अगर हम धनबाद में वही जो है रोजगार का व्यवस्था मुहैया करा देंगे और 2 लाख रुपए में वो व्यवस्था मुहैया कराएंगे तो वो करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? तो बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने घर के पास आके जो 50,000 रुपए का अगर सैलरी कट भी होता है तो करेगा। इस तरह से अगर 1000 जॉब कोई बड़ी आईटी कंपनी अपने 1000 जॉब अगर धनबाद जैसे किसी शहर में शिफ्ट कर देती है तो 50,000 रुपए के हिसाब से उनका जो महीने का बचत होता है वो 50 करोड़ रुपया होता है।
साल का 600 करोड़ रुपया कंपनी का बचता है धनबाद जैसे शहर में अपनी एक 1000 सीट को शिफ्ट करने के लिए। और इसी यही कारण था कि बेंगलोर से आईटी का शुरुआत हुआ था, उसके बाद आईटी कंपनियां हैदराबाद गई क्योंकि उनके जो है कुछ पैसे बच रहे थे तो हैदराबाद चली गई, फिर और पैसे बचे तो वो पुणे गई, फिर और पैसे बचे इसके लिए गुड़गांव गई, उसके बाद नोएडा गई, उसके बाद लखनऊ गई। तो जो कंपनियां बढ़ रही हैं उनको धनबाद क्यों नहीं लाया जा सकता है? बात है कि एक ऐसा सूझबूझ वाला जनप्रतिनिधि हो जो इस बात को उन कंपनियों के समक्ष रखे और इसका एक वैल्यू एड उन कंपनियों को समझाए। ये संभव है, ये कर पाना संभव है। और जब ये हो जाएगा, जब कोई बड़ी आईटी कंपनी यहाँ पर आ जाएगी, जब रोजगार का इतना व्यापक सृजन यहाँ पे शुरू हो जाएगा तो एयरपोर्ट भी खुद आएगा। और उसके बाद इसका एक जो एक इकोनॉमिक्स में टर्म होता है सर्कुलर इकोनॉमी, जो इसका एक सर्कुलर इंपैक्ट होगा वो बहुत ही व्यापक होगा। जब 1000 आईटी के प्रोफेशनल अच्छी सैलरी वाले आकर यहाँ पर काम करेंगे, वो फिर घर खरीदेंगे, वो यहाँ के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, वो यहाँ के मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, वो पैसा जो 2 लाख रुपया कमाएंगे वो 2 लाख रुपया खर्च भी आपकी अर्थव्यवस्था में करेंगे। तो पूरा का पूरा जो एक 360 डिग्री इंपैक्ट इकोनॉमी पे है वो देखने को मिलेगा। ये किया जा सकता है। धनबाद जैसे शहर में, धनबाद अहेड ऑफ इट्स टाइम्स चला है, धनबाद जैसे शहर में ये व्यवस्था स्थापित करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए थोड़ा बहुत सूझबूझ वाला एक जनप्रतिनिधि धनबाद को चाहिए, बस। जी सर। सर, और जैसा हम सब जानते हैं कि आजकल जो है पशु, जो आवारा पशु बाहर घूमते रहते हैं रोड पर, तो उनको ना लोग मार करके चले जाते हैं। और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं धनबाद में जो सिर्फ नाम के लिए है, और वो लोग सच में इस चीज के ऊपर काम नहीं करते हैं। तो अगर आपको इस बार मौका मिलता है सर, तो आप उन आवारा पशुओं के लिए क्या करेंगे ये सर? कल की बात है, कल मैं बोकारो से आ रहा था रात में, और बोकारो पे मतलब सड़क पे गौ माता, बहुत सारी गौ माताएं जो है वो वहां पर बैठी हुई थी। हम लोग वहां पर उतरे, सड़क पे हम लोगों ने जो है गौ माताओं को थोड़ा खेत की तरफ जो है उनका दिशा करवाया। ये बहुत गंभीर समस्या है, उसका दो पहलू है इस समस्या का। एक तो पहलू है कि हमने जो है पशुओं के जीवन को खतरे में डाल दिया है, और दूसरा पहलू है कि हमने मनुष्यों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। इससे एक्सीडेंट्स का भी कारक कई बार जो है आवारा पशुओं का सड़कों पर घूमना हो जाता है। शेड की व्यवस्था यहाँ पर की नहीं गई है, और कहीं ना कहीं मतलब ये काम जो है वो केवल प्राइवेट संस्थानों का नहीं है, ये सरकार को बढ़ चढ़कर यहाँ पर शेड्स की व्यवस्था करनी चाहिए। खासकर जो उम्रदराज हो जाते हैं पशु, उन पशुओं के रख रखाव के लिए वो व्यवस्था सर, होनी और चाहिए। जो नगर निगम है अभी तक इस पर कोई वो लोग भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, और ये काफी प्राथमिकता से इस विषय को हम लोग उठाएंगे। जी सर। सर, और धनबाद कोयला राजधानी होने के बावजूद भी हर क्षेत्र में सर धनबाद वंचित ही रहा है, चाहे वो समस्या बिजली की हो, चाहे समस्या पानी की हो, और या चाहे वो समस्या किसी भी चीज की हो। तो धनबाद हमेशा हर क्षेत्र में वंचित ही रहा है, वो हवाई अड्डा क्यों ना हो। तो सर उस पे आप क्या कुछ अब बोलना हवाई अड्डा चाहेंगे? तो बहुत बड़ा चीज है, बस अड्डा धनबाद में अच्छा नहीं है। आप जी। हवाई अड्डा का बात कर रहे हैं, धनबाद में ढंग का बस अड्डा नहीं है। धनबाद में आज भी ट्रैफिक जाम से निजात लोगों को नहीं मिल पाया है। हवाई अड्डा तो बहुत दूर का बात है, एम्स बहुत दूर का बात है। आज धनबाद के किसी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए तो जो बीमारी लेकर गए थे उससे नहीं मरिएगा, कोई और बीमारी वहां पर आपको हो जाएगा, उससे आप मर जाइएगा। जी बिल्कुल। धनबाद का स्थिति यह है कि आप सरकारी अस्पताल में बीमारी से मरिएगा, प्राइवेट अस्पताल में हार्ट अटैक से मर जाइएगा। यहाँ बड़े बड़े समाजसेवी भी प्राइवेट अस्पताल वाले आते हैं, 5-5 हजार रुपया का जो है रियायत देने में उन लोगों के सारा सारा समाज सेवा उनका जो है देखने को लोगों को मिल जाता है यहाँ पर। तो धनबाद में तो जो धनबाद की इकोनॉमी से जो पैसा निकल कर चला जाता है वो यहाँ पर इन्वेस्ट होता ही नहीं है। धनबाद को सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए आज मुश्किल से 15 करोड़ रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। सारे दो ऐसे विषय हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। इन दोनों विषयों को एक दूसरे से आइसोलेट करके नहीं देखा जा सकता है। तो ये हमारा बहुत बड़ा विषय है कि पलायन और बेरोजगारी से मुक्ति धनबाद को हमें दिलानी है। और पलायन से मुक्ति दिलाने के लिए मैं पहले भी कहा था, यहाँ पर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अच्छे हायर एजुकेशन की व्यवस्था यहाँ पर होगी, जो बहुत बड़ा काम नहीं है, वो किया जा सकता है। और उसके साथ एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था यहाँ पर लाना, और वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो यहाँ की आधारशिला है यहाँ की अर्थव्यवस्था की, जो कोल इकोनॉमी है धनबाद का, धनबाद के कोल इकोनॉमी को और ज्यादा व्यापक बनाना, ताकि यहाँ पर कोल इकोनॉमी से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो। आज जो हो रहा है कि यहाँ से कोयला निकाल के लोग चले जाते हैं, वो स्थिति यहाँ पे रुके, और कम से कम 25% कोयला जो धनबाद के खदानों से निकलता है, 25% कोयला का लोकल कंजम्पशन का एक व्यवस्था अगर हम लोग यहाँ पर बना देंगे तो बहुत ही बड़े स्केल पर यहाँ पर पलायन और बेरोजगारी के समस्या से लोगों को निदान दिलाने में हम लोग यहाँ पर सफल हो पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की जो कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था के खिलाफ हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि 15 से 20 करोड़ रुपया अगर हम यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें
लोगों को दुर्गापुर और बोकारो भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धनबाद में एक प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से हमने गॉन कर दिया है, जिसके कारण कि जो भी मेडिकल प्रेशर है वो सीधे सीधे आ जाता है एनएमसीएच जैसे संस्थानों पर। एक प्राइमरी हेल्थ केयर का व्यवस्था धनबाद में होना चाहिए ताकि एनएमसीएच जैसे संस्थानों पर जो बेसिक फर्स्ट एड लेवल की जो बीमारियां हैं उसका प्रेशर नहीं आए, और एनएमसीएच और केंद्रीय अस्पताल जैसे संस्थानों में एक मुश्त इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि इनका अपग्रेड करके इनको एम्स के स्तर पर लाके खड़ा किया जा सके। ये करने में 15-16 करोड़ रुपए चाहिए, उससे ज्यादा का खर्चा ये करने में नहीं है अगर ईमानदारी से किया जाए। बाकी अगर जिस तरह से टेंडर निकलते हैं उस तरह से अगर आप करिएगा तो संभव नहीं है, पर यह किया जा सकता है। शिक्षा की बात मैंने की, शिक्षा में यहाँ पे हायर एजुकेशन की बेहतर शिक्षा क्वालिटी की व्यवस्था करना, ये मेरी एक यहाँ पर प्राथमिकता होगी। जी सर। सर, और जो आप राजनीति क्षेत्र में आए हैं, तो आपका कोई आइडल रहा है या आपके मन में एक विचारधारा है तो आप राजनीति में आ गए? देखिए, मेरा राजनीति और कार्यनीति में दो आदर्शों को मानकर मैं आगे बढ़ता हूँ, और आदर्श दो हैं, दो पद चिन्हों पर चलने की हमेशा कोशिश करता हूँ। एक तो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, और दूसरा है महात्मा गांधी जी। ये दो ऐसे आदर्श हैं जो हर हिंदुस्तानी के आदर्श होने चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो है वो केवल भगवान नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी भारत की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के प्रतीक है। वो हम राम जी को पूज लेते हैं, पर हम में से कोई राम जी को आत्मसात करने की कोशिश नहीं करता है। थोड़ा बहुत मैं कोशिश भी करता हूं तो वो संभव नहीं है वो पूरी तरह से आत्मसात करना। और अगर जीवन के संघर्ष का ये मायना बना लिया कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपने अंदर आत्मसात कर सकूंगा मैं, तो हम सब एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, हम सब एक बेहतर समाज बन सकते हैं। हिंदुस्तान के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अगर किसी और फिगर ने डिफाइन किया है तो वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान के स्पिरिचुअल वैल्यूज को समझकर हिंदुस्तान को उसकी आइडेंटिटी की लड़ाई में आगे बढ़ाया था। तो इन दो आइडल्स को आगे लेकर जो राहुल गांधी जी एक देशव्यापी विजन लेकर चल रहे हैं, उस विजन की लड़ाई लड़ने की कोशिश में धनबाद में आज कर रहा हूँ। सर, और आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, ये चीज तो आंखों देखा है सर। और तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं नहीं, उनको? लोगों को मेंटल हेल्थ पे बात करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ पे बात करने से लोग बहुत ज्यादा संकोच करते हैं, और एक कारण जो मैंने देखा है कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम ने भी इस एक चीज में हमें लगातार फेल किया है, और ये हमें कहीं ना कहीं करना होगा कि पहले हम लोग जब बच्चे थे तो मॉरल साइंस की क्लासेस हुआ करती थी। अभी मैं देख रहा हूँ स्कूलों से मॉरल साइंस गायब होता जा रहा है। हमें मॉरल साइंस के पूरे इकोसिस्टम को हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ इंटीग्रेट करके रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। अगर बच्चों की अपब्रिंगिंग में स्पिरिचुअल वैल्यूज मजबूती से इनग्रेन कर दिया जाएगा तो एंजाइटी जैसी समस्याएं जब बच्चे बड़े होंगे तो नहीं होगी। स्पिरिचुअल वैल्यूज कहीं ना कहीं लोगों के बीच हमें इंजेक्ट करने की आवश्यकता है। जी सर। सर, और जो अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उस पर आपका क्या संदेश है लोगों के लिए, आप बता दीजिए। इस बार आप बात धनबाद की कीजिए। इस बार पार्टी विशेष से उठकर मेरा धनबाद के नागरिकों से, धनबाद के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन है कि इस बार धनबाद की बात पर वोट कीजिए। इस बार जो भी आपसे वोट मांगने आए उससे पूछिए कि तुम्हारा धनबाद के लिए क्या विजन है। इस बार जो भी आपसे वोट मांगने आए उससे आप पूछिए कि तुम धनबाद को एक बेहतर जगह कैसे बना सकते हो। जिसके पास इस सवाल का जवाब नहीं हो, जिसके पास आज इस सवाल का जवाब नहीं है, वो 5 साल बाद भी आपके किसी काम का नहीं रह सकता है। आप जिसको वोट दे रहे हैं उसके पास आपके सवालों का जवाब होना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाह रहे हैं जिसको पिछले 10 साल से आपने विधायक रखा हुआ है, तो उससे तो आप और ये भी पूछिए कि पिछले 10 साल का हिसाब कहाँ है। आप हिसाब लीजिए, आप सवाल पूछिए, क्योंकि जब तक हिसाब और सवाल नहीं होंगे हिंदुस्तान की राजनीति में तब तक विकास संभव नहीं है। जी सर। धन्यवाद सर।